तो नमस्कार गाइज, बीएस क्लास सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा मुद्रा एवं साख। आइए हम इस बारे में पूरी विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुद्रा और साख क्या है। तो मुद्रा देखो, मुद्रा मेन है। मुद्रा होती है करेंसी और रुपये पैसे, ये होती है मुद्रा। और साख होती है हम जब किसी से कर्ज ले लेते हैं या किसी को कर्ज हमारे कम कर्ज लेने की जो विधियां होती है उसको हम साख के रूप में बताते हैं। साख के दो रूप होते हैं। साख एक प्रकार से जब हम ब्याज पैसा दर लेते हैं तो हम दो प्रकार से रूप के लेते हैं। एक तो औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, जिनके विषय में अभी हम बात करेंगे। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता है कि वस्तुएं जरूरत होती थी, जैसे कि हमें किस चीज की जरूरत है तो उस टाइम होता ही था कि हम वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम किसी वस्तु देके वस्तु को आपस में लेन देन कर देते थे। तो इससे जो वस्तु के बदले वस्तु दिए जाती थी उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। और जो विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन करना, यानी कि जब हम किसी चीज की लेन देन करते हैं तो उसको बोलते हैं विनिमय माध्यम। और जो वस्तु के बदले वस्तु को दी जाती है तो उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। मान के चलते हैं आपके पास गेहूं है और आपको गेहूं बेचने हैं, और गेहूं बेचकर आपको क्या है कि जूते खरीदने हैं, और लेकिन मैं जूते वाला हूँ, मुझे गेहूं खरीदने हैं। तो अब होता ये है कि जब आपको गेहूं बेचने हैं तो मैं गेहूं को मैं खरीद लेता हूँ और आपको जो जूते की आवश्यकता है वो आपको मैं दे देता हूँ। तो अब फाइनली बात होती है कि जब हम वस्तु आपस में लेन देन करते हैं, इसमें पैसे का कोई भी वो नहीं रहता है, हम पैसे इसमें लेते नहीं है, बाकी हम वस्तु देते हैं और वस्तु लेते हैं। तो इस माध्यम को एक वस्तु विनिमय हो जाता है। इसी को हम दोहरा संयोग कहते हैं, जिसमें हम किसी भी मुद्रा या पैसे को हम लेते नहीं है, उसके बिना सहायता के हम वस्तु से हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये हो जाता है वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय को जो बिना मुद्रा के हम इस चीज को लेन देन करते हैं, एक तो होता है पैसे दे के हम किसी वस्तु खरीदे, एक होता है बिना पैसे दे के हम उस वस्तु को खरीदे। जो बिना पैसे दे के हम वस्तु खरीदते तो उसको सहयोग को दोहरा सहयोग के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, हमारी मुद्राओं में भी काफी परिवर्तन आया। देखिए, अकबरकालीन थी, अकबर के समय जो मुद्रा चलती थी वो सोने की चलती थी। उसके बाद में चली थी चांदी की, चांदी के बाद में चली थी चांदी के बाद में आ गई तांबे की, और तांबे के बाद में अब लोहे की चल रही है। और लोहे वर्तमान समय में जो लोहे चल रही है, अब लोहे में परिवर्तन हो गया, हमारे जो कागज में आ गया, पता नहीं क्या क्या बड़ी परिवर्तन हो रहा है कागज के बाद में, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो सो फाइनली बात आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जो करेंसी है भारत की, वो करेंसी है रुपया यानी कि जो हमारा नोट है 10 रुपए के नोट पे, 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है। तो जो 10 रुपए का नोट है और जो हमारी जो रुपया है वो करेंसी है। करेंसी हमारी दो रूपों में चलती है। एक तो चलती है सिक्के के रूप में जो भी, और एक चलती है हमारे पैसे जो कागज के नोट है उसके रूप में। ये कागज का नोट एक प्रकार से आरबीआई द्वारा भारत में प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें एक मेन पॉइंट लिखा होता है कि जो मैं धाकर को 100 रुपए या 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और उसके नीचे जैसे ये साइन लगा, साइन होता है नीचे, देखो ये साइन है, इसके नीचे साइन होता है। इसमें ये गारंटी देता है, भारत सरकार इस गारंटी देती है कि जहाँ कहीं भी आप जिस पैसे को चलाओगे तो आपको इसके माध्यम से वस्तु है, ये जो भी चीज आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो वो आप इस पैसे को देकर खरीद सकते हो। बात आ जाती है पैसे देकर हम वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब पैसे ज्यादा एकत्रित हो जाता है तो हम वो पैसों को हम करते क्या है कि जैसे कि मान चलते हमें हमारी एक नौकरी है और नौकरी में हमको 10,000 रुपये मिल रहे हैं पैसे, यानी महीने के 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो हम 5,000 रुपये तो हमारी जो खर्चा होता है परिवार का उसमें उठा देते हैं, लेकिन हमारे पास 5,000 रुपये बच जाते हैं। 5,000 रुपये बच्चे तो उनको करते क्या है, हम बैंक में पहुंचा देते हैं। अब बैंक एक प्रकार का हमारा तिजोरी का काम करती है, जिसमें हम पैसे देते हैं, और पैसे देने के साथ में वो पैसे को एक तरह से सेव रखती है, साथ में हमको प्लस ब्याज भी देती है। तो बैंक हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। तो हमारे पैसा है, जो हमारा पैसा बचता है तो हमको बैंकों में रख देना चाहिए। और बैंक में रखने से हमें क्या है, दो तरह से लाभ हुआ। एक तो हमारा पैसा है सुरक्षित रहेगा, दूसरी तरफ से जो पैसा बैंक में रखा हुआ उस पर हमको ब्याज ही मिलेगा। कुछ परसेंट ब्याज दिया जाता है, हालांकि ज्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन दे देते हैं। जैसे जो पैसे जितने होते हैं उस हिसाब से पैसे आपको ब्याज मिल जाता है। तो अब पैसा ब्याज रख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है एकत्रित करना। जो बैंक है जो पैसों को ऐसे ही एकत्रित करती है, और जो ये तो पैसे रख लेती है, उसके बाद में जो भी ऋण लेने आता है या कर्ज लेने आता है बैंक में, जो लोन लेने आता है, उनको जो पैसा रखा हुआ होता है उसको प्रोवाइड करा देती है। जब आपको जरूरत होती है तो वो पैसा आपको दे देती है, आपको जरूरत नहीं होती तो वो ऋण के रूप में किसी को दे देती है। जब वो ऋण किसी को देती है तो वहां से वो क्या करती है, उस पैसे जो ब्याज लेती है, यानी जो पैसा 10,000 रुपये देती है मान के चलो, तो उस 10,000 रुपये तो वो लेगी, उसके साथ प्लस ब्याज भी लेगी।
ब्याज लेती है वो बहुत ही कम लेती है, ज्यादा मात्रा में ब्याज नहीं लेती है। अब बात करते हैं हम पैसों को एकत्रित रखते थे और पैसों रखने के बाद में हम बात करते हैं भुगतान। तो भुगतान क्या है? देखो, भुगतान हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए हमको पैसे देने होते हैं, यही तो होता है भुगतान। हम जब किसी वस्तु खरीदते हैं हम उसको पैसे देते हैं, किसी भी प्रकार से दे देते हैं, किसी भी माध्यम से हम उसको पैसे दे देते हैं, तो वो होता है भुगतान करना। तो इस भुगतान के बाद विषय में समझते हैं। देखो, भुगतान होते हैं तीन प्रकार से हम भुगतान कर सकते हैं। पहला भुगतान हम पैसे यानी कैश में देकर, यानी नगद रुपए देकर हम पहला भुगतान कर सकते हैं किसी भी चीज का। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम, ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे आदि जो ये साइट है, इनके द्वारा हम बैंक, ये क्या है, बैंकों से जुड़ी होती है, तो इससे ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है पैसे। दो प्रकार हो गए। दो प्रकार के बाद में तीसरा आता है चेक के द्वारा। जब हमारे पास ये दोनों सुविधाएं नहीं होती तो हम अपने पास एक चेक बुक रखते हैं। चेक बुक होती है बैंकों के द्वारा, जब हम बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो वहां से हमको एक चेक बुक प्रोवाइड कराई जाती है। और वो प्रोवाइड इसीलिए कराती है जब हम आप वहां पे बैंक में जाके हम फाइनली बात कहते हैं कि हमें चेक बुक चाहिए, तो हम चेक बुक चाहिए, एटीएम चाहिए, तो वो वहां से देते हैं। तो चेक बुक में होता क्या है कि चेक बुक एक तरह से, देखो ये चेक बुक का एक चेक है। इस चेक में सबसे ऊपर देखो डेट लिखी होती है। डेट के नीचे आपको इसमें सेल्फ जिससे पैसे कौन निकाल रहा है उसके बारे में जानकारी दी होती है। उसके बाद में नीचे आपको जितने पैसे निकालने हैं उसके पैसे आपको इसमें लिखने होते हैं। देन जिसके नीचे आपको अंकों में लिखने होते हैं, अंकों के नीचे हाथ में आपको साइन करना होता है। साइन करने के बाद में आप इस बैंक को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। जो व्यक्ति पैसा निकालने जा रहा है उसका व्यक्ति जाके चेक को हम देंगे। बैंक में देने के बाद बैंक हम इस चेक को लेके और हमें पैसा उपलब्ध कराता है। तो ये चेक एक तरह से बहुत ही अच्छा काम करता है। बिना पैसे या बिना ऑनलाइन साइट या कोई ऑनलाइन पेमेंट के बजाय हमें चेक किसी भी व्यक्ति को हम दे सकते हैं। बैंकों की गतिविधियां एक प्रकार से हमारा काम करती है, जिसमें हम पैसे हम जमा कराते हैं, पैसे निकालते हैं। ये हमारा एक तरह से माध्यम चलता रहता है। बैंक हमारे लिए है और हम बैंकों के लिए। मुख्य रूप से जो शाखा है उसकी दो शाखाएं होती है। एक तो होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। देखो, अनौपचारिक शाखा क्या होती है? अनौपचारिक शाखा के अंतर्गत है हम कर्जदार या जो भी हम पैसे लेते हैं, किसी से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, वो उसमें रिलेटिव आ जाते हैं। अपने जो रिश्तेदार है, साहूकार है, सेठ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनसे हम क्या है पैसे लेते हैं। अब उनसे पैसे लेते हैं तो ये आ जाती है औपचारिक। और अनौपचारिक की बात करते हैं। अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाती है क्या? हमारे जो बैंक या सरकारी समितियां इनसे कर्ज लेना। देखो, हर सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो लाभ होता है, हानि होता है। देखो, जब औपचारिक बैंकों से हम जब लेते हैं कर्ज, तो औपचारिक बैंकों से हमें कई समस्याएं का सामना करना पड़ता है। औपचारिक में समस्या ऐसे होती है क्योंकि जब हम पैसे लेते हैं तो पैसे लेने के बाद में जब हम उनको रिटर्न करते हैं पैसे, तो हमको कई दूनी ब्याज दर पर हमको पैसे देना होता है। और अनौपचारिक में होता क्या है कि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक हमें जितना पैसा फिक्स किया जाता है उस हिसाब से हमको ऋण देना होता है। लेकिन जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक के अंतर्गत हमें पैसा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है और औपचारिक हम सेठ साहूकारों से सीधा उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए हम ज्यादातर गांव वाले इसके लिए बहुत ही अधिक मात्रा में हम यहाँ सेठ साहूकारों से कर्जा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें बैंकों से कर्जा लेना चाहिए क्योंकि ये समय अनुसार पैसे और कम ब्याज दर पर हमें देती रहती है। बैंकों से जब हम पैसे लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ शर्तें मंजूर की जाती है, जिसमें गवाह के रूप में हमें किसी व्यक्ति या किसी को रखना होता है। और जिस चीज़ पे हम लोन ले रहे हैं उस चीज़ को हम वहाँ पे बतानी होती है, इस चीज़ के लिए हम लोन ले रहे हैं। और उसके साथ में एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए और बस, और कुछ नहीं है। थोड़ी मोटी फॉर्मेलिटी उसको पूरा करना होता है। उसके बाद में हमको बैंक ऋण दे देता है और कुछ समय बाद में हम उसको लौटा सकते हैं कुछ नामात्र ब्याज पे। औपचारिक और अनौपचारिक को टोटल मिला के दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है अमीर, एक पाया जाता है गरीब। जो गरीब है ना, वो ज्यादातर सेठ साहूकारों और औपचारिक तरीके से पैसे ऋण लेता है, और जिससे क्या है वो कर्ज में रहता है और कर्ज में रहने के साथ साथ में उसको चुका नहीं पाता, इसलिए वो कर्ज में डूब जाता है और आने वाली पीढ़ी है वो कर्ज में डूबी रहती है। इसके ठीक विपरीत हम बात करते हैं औपचारिक। तो औपचारिक के अंदर हम बैंक से पैसा दिया जाता है, जिसमें कई बार सरकारी बैंक के ये जो पैसा है वो माफ कर दी जाती है। और सरकार जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, जो औपचारिक है इनसे कर्जा लेते हैं, इनसे ऋण लेते हैं। औपचारिक के अंतर्गत होता है सरकारी समिति और बैंक से कुछ मात्रा में
कुछ ही ऋण के यानी कुछ ब्याज दर पर ही यहाँ से पैसा ले लेते हैं और उसको वापस, इसलिए यहाँ पर 95% लोग है जो पैसा यहाँ से औपचारिक तरीके से लिया जाता है, जो अमीर लोग हैं। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए गांवों में क्या है कि बैंक नहीं है, इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पे 10-15 लोगों को समूह बनाया गया है। तो समूह बनाने का उसमें 10-15 जैसे भी उनकी इच्छा के अनुसार उसमें 10 से या 100 तक जो भी पैसे एकत्रित कर दिए जाएंगे, महीने के हिसाब से वो अपने अकाउंट उसमें एक तरह से ग्रुप में पैसे एकत्रित करेंगे। और जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो सेठ साहूकारों के पास न जाने पड़े, और वहां से जो उसमें जो एकत्रित किया गया पैसा उसमें से उसको जरूरत पड़ने पर उसको उपलब्ध करा दे। देन जब उसका जरूरत पूरी हो जाए या उसका जो काम है वो पूरा हो जाए, उसको वापस उसमें रख लिया जाएगा। इस प्रकार से एक तरह से यहाँ पे इस समस्या या कर्जदारों की दूर हो जाएगी। और मुख्य रूप से सरकार को भी ज्यादातर बैंक को ग्रामीणों के इलाकों में ज्यादातर खोलना चाहिए और वहाँ पे शिक्षा प्रणाली को ज्यादातर लागू करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा पार्ट कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।